A very good morning and Jai Hind to all. I hope you all are doing good. And in today's lecture, we will start with your Indian Polity Induction lecture. ओके आज हम इंडियन पॉलिटी का एक इंडक्शन, एक फ्रेमवर्क तैयार कर लेंगे कि हमें जो अब सीडीएस की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है फ्रॉम 15th ऑफ अगस्त द इंडिपेंडेंस डे, तो हम कौन कौन से टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं एंड हर टॉपिक के लिए कितना अराउंड एस्टिमेटेड टाइम लगने वाला है, सो दैट एक फ्रेमवर्क आपके पास तैयार हो कि मेरी तैयारी में इंडियन पॉलिटी में इतना टाइम लगने वाला है. एंड आफ्टर द पॉलिटी विल स्टार्ट विद द ज्योग्राफी एंड आफ्टर ज्योग्राफी विल स्टार्ट विद द इंडियन इकोनॉमी एंड हिस्ट्री पार्ट. ओके, सो आज हम इंडक्शन में एक प्रॉपर फ्रेमवर्क करेंगे कि कौन कौन से चैप्टर्स हम डिस्कस करने वाले हैं एंड कौन कौन से टॉपिक जो हैं वो सीडीएस में बहुत इंपॉर्टेंट होंगे. आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने एनालिसिस करवाया है पेपर्स का. उसमें आपने देखा होगा कि इंडियन पॉलिटी एंड ज्योग्राफी रूल्स, पॉलिटी और ज्योग्राफी रूल कर रहा है सीडीएस के पेपर पे. अराउंड 17 to 21 क्वेश्चंस आपको इंडियन पॉलिटी के पेपर में दिखेंगे. सो इंडियन पॉलिटी वाला पार्ट और ज्योग्राफी वाला पार्ट आपको इतना स्ट्रॉन्ग करके जाना है कि उसमें गलत होने के चांसेस 0.01% ही हों, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर. ओके, अदरवाइज उसमें आपके क्वेश्चन ना गलत हों. एंड इन दोनों टॉपिक से ही मैं आपको एश्योरेंस दे रहा हूं कि 20% मार्क्स जो आने हैं 20, वो तो ये दोनों सब्जेक्ट्स ही ले जाएंगे अगर आपने ये अच्छे तरीके से कर लिए. पॉलिटी का मैं एक आपको बात बताना चाहता हूं कि पॉलिटी दिखने में बहुत ही ईजी है, बहुत इजी सब्जेक्ट है एंड इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है. आप साथ साथ कोरिलेट कर पाएंगे करंट अफेयर से कि क्या हो रहा है. आप हर रोज न्यूज़पेपर में देखते हैं आज चीफ मिनिस्टर कर्नाटका के हट गए, आज यहां पर गवर्नर ने नई शपथ ले ली, आज कुछ. आपको बस उसको डे बाय डे न्यूज़पेपर के साथ कनेक्ट करके रखना है सो दैट आपको वहां पर करंट अफेयर्स के क्वेश्चन में भी बहुत इजीनेस हो जाए. अदरवाइज अगर रट्टाफिकेशन में आ गए तो रट्टाफिकेशन में सिलेबस नहीं होगा. डन. So let's start our today's lecture, induction lecture of Indian polity. But before all this thing, I am very happy today as I am also a hockey player. आज जो इतिहास रचा गया है, ब्रॉन्ज मेडल आफ्टर 1980, हमारे पास अभी तक 8 गोल्ड मेडल हो चुके हैं, 1 सिल्वर हो चुका है और आज 3 ब्रॉन्ज मेडल हो चुके हैं. मॉस्को के बाद 1980 के बाद आज 2020 टोक्यो में सुबह आज हमारे पास ब्रॉन्ज मेडल आया है. इससे बड़ी खुशखबरी नहीं हो सकती थी. ऑल्दो बाकी सब प्लेयर्स भी, बाकी सब स्पोर्ट्स भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बट एज आई एम इमोशनली कनेक्ट विद दिस गेम, एज आई एम ऑल्सो हॉकी प्लेयर, तो मुझे यहां पर इस फोटो को पहले लगाना पड़ा. द वॉरियर्स, जो मैंने आपको पहली क्लास में कहा था, नॉट अ वॉरियर बी अ वॉरियर. यहां पर वॉरियर्स ने आज दिखा दिया है एंड फाइनली जर्मनी को हराकर हमारा ब्रॉन्ज मेडल आ गया है. एंड विशिंग कल इंडियन हॉकी टीम वुमेन की भी मेडल लेकर आएगी. सो लेट्स स्टार्ट आवर पॉलिटी पार्ट नाउ. सो आज जो मैं आपको बताने वाला हूं, मैंने सेग्रीगेट कर दिए हैं टॉपिक्स किस किस तरीके से आपको पढ़ने हैं. बट ये सब चीजें करने से पहले मैं आपको सबसे पहली क्लास का एक बात याद दिलवाना चाहता हूं. मैंने कहा था कि इट इज अ वे ऑफ लाइफ. सो प्लीज सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर जो है वो है डिसिप्लिन. डिसिप्लिन को मेंटेन करके रखना. डिसिप्लिन अपने आप से आपको डिसिप्लिन, अपने आप को हराना है यहां पर. डन. तो आपको यहां पर डिसिप्लिन बना के रखना पड़ेगा. आपको एक कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा टिल नवंबर 13th. नवंबर 14th को पेपर है. अगर इस टाइम के बीच में आप नॉन सीरियस हो गए एंड आपने तैयारी को एक सिस्टमैटिक तरीके से नहीं हुआ, देन गेट रेडी फॉर द 2022 सीडीएस. 2021 का सीडीएस तो भूल जाना. ओके, 21 का सीडीएस नहीं होगा क्लियर. 2022 के लिए फॉर्म भरना इसके बाद. सो अगर आप चाह रहे हैं कि इसी बार पेपर क्लियर हो एंड आपको एकेडमी में जाने का मौका मिले, तो प्लीज डिसिप्लिन बना के रखना, एक स्ट्रैटेजी के साथ चलना. मैंने एक स्ट्रैटेजी भी बताई थी, ऑफेंसिव डिफेंस. ऑफेंसिव डिफेंस से खेलना है 13 तारीख तक. एंड मैंने 3rd लेक्चर में आपको पेपर को कैसे सॉर्ट आउट करना है, कैसे क्वेश्चंस को टैकल करना है, वो भी बताया था कि कौन से क्वेश्चंस पहले छेड़ने हैं आपको. सो इंडियन पॉलिटी में जो हम टॉपिक्स करने जा रहे हैं, मैंने उसको डिस्ट्रीब्यूट करा है. मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रीएम्बल, फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, सिटीजनशिप. अब मैं आपको एक टॉपिक बताता हूं कि आपको मैंने बताया था कि लक्ष्मीकांत से पढ़ना है. सो लक्ष्मीकांत में ये सब टॉपिक्स दिए हुए हैं,
ठीक है। बट अब इन टॉपिक्स को आपको करंट अफेयर्स के साथ 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 अपडेट करके रखना है। फॉर एग्जाम्पल सिटीजनशिप के लिए आपको पता है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया था, जिसके कारण दिल्ली में बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए, बहुत लोग मरे, तो यहां पर आपको कनेक्ट करना है। यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, अब मैं इसको अगर करंट अफेयर से जोड़ दूं तो 28 स्टेट्स 8 यूटीज। अब रिसेंटली जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल आया था, आज 5 अगस्त हिस्टोरिकल डे ही है आज, एंड 5 अगस्त तो आपको पता लग गया होगा हिस्टोरिकल डे वैसे ही बन गया है, अयोध्या कश्मीर एंड नाउ दिस ब्रॉन्ज मेडल। आपको अब यहां पर जब नया यूटी बनी तो आपके माइंड में एक स्ट्राइक होना चाहिए कि आर्टिकल 3 फॉर्मेशन ऑफ द न्यू स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज इंक्रीज द एरिया और डिमिनिश द एरिया ऑफ एनी स्टेट। अब आर्टिकल 3 में कैसे ये बिल इंट्रोड्यूस होता है, कैसे ये असेंबली के पास वापस जाता है, आपको उसको करंट अफेयर्स के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। लाइक जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल, जिसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख को यूटी का स्टेटस दे दिया गया था। ओके, एंड उसमें से भी एक में जम्मू कश्मीर में असेंबली क्रिएट करी गई है, जैसे दिल्ली और पुडुचेरी में है यूटी। दैट मींस जो भी लॉ एंड ऑर्डर होगा सब कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट होम मिनिस्ट्री के हाथ में होगा। आपको उस चीज को कनेक्ट करके चलना है विद द करंट अफेयर्स। मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में से बहुत क्वेश्चन आए हैं। अभी इसे मैं अगर स्टार्ट कर दूं तो हमारे पास कंपनी रूल से स्टार्ट हुआ, क्राउन रूल से स्टार्ट हुआ, फिर कंपनी रूल हुआ, डन। तो इसमें जितने भी एक्ट्स आए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आ गया, चार्टर्स एक्ट जो 20-20 साल के बाद आते थे, 1813, 1833, 1853, आपको उस एक्ट से हर बार एक क्वेश्चन जरूर दिखेगा। एंड वो बिल्कुल रट्टाफिकेशन वाले सारे के सारे पॉइंट्स हैं, इसलिए मैं आपको उसका तरीका भी बताऊंगा कि पेपर से कितने दिन पहले आपको उसको रिवाइज करना है बार बार। प्रियम्बल में आपको हरदम एक क्वेश्चन दिखेगा, एंड प्रियम्बल में मैक्सिमम आपकी जजमेंट के साथ स्टार्ट हो जाएगा कि वेदर द प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट। उसके लिए वेरियस जजमेंट्स आई हैं, जिसमें फाइनल जजमेंट आपको पता केबीसी केस, केशव नंदा भारती केस आया, जिसमें कहा गया इट इज अ इंटीग्रल, इट इज अ एसेंशियल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बट यू कैन नॉट प्ले विद द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आप बेसिक स्ट्रक्चर के साथ नहीं खेल सकते। वी एज अ सेक्युलर कंट्री, सो आप उसे सेक्युलर वर्ड को चेंज नहीं कर सकते। तो प्रियम्बल हो गया। नेक्स्ट इज द फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फीचर्स में आपको सारे कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स आ जाएंगे कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके कौन कौन से फीचर्स हैं। इमरजेंसी प्रोविजंस हमारे पास आ जाएंगे, यहां पर फेडरल आ जाएगा। यू नो द फेडरल एंड द बजट वर्ड, जैसे अब मेरे मुंह से फेडरल निकल ही गया है, तो फेडरलिज्म एंड द बजट इज नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। उसके लिए वर्ड यूज किया गया है हमारे पास एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, Article 112 of the Constitution. On the same lines, Article 202 of the State Government. ये जस्ट मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं कि जब आप इन टॉपिक्स को पढ़ेंगे, जब हम इन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, तो इसके साथ अपने माइंड को ओपन रखना, सो दैट आप करंट अफेयर्स के साथ इसको कनेक्ट कर सको। एंड जितना करंट अफेयर्स के साथ कनेक्ट करोगे, आपके एक गोली से दो शिकार, आपको फौजी की तरह ही सोचना है, यहां पर एक गोली से दो शिकार जाएंगे, पॉलिटी, करंट अफेयर साथ साथ क्लियर। रिसेंटली अभी एक इंदिरा 2021 इंडिया और रशिया की आर्मी के बीच में एक एक्सरसाइज चल रही है। आपको उसको कनेक्ट कर लेना है अभी कि जो भी डिफेंस की एक्सरसाइज हो रही है, नोट डाउन, एक जगह पे नोट डाउन करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि वो करंट अफेयर में बिल्कुल सीधा क्वेश्चन होगा। लो हैंगिंग फ्रूट्स होंगे वो सारे के सारे। ओके, तो ये फर्स्ट पार्ट है। Now, most important topic is the fundamental right. फंडामेंटल राइट तो आप हरदम देखेंगे न्यूज में चलेगा ही चलेगा। आर्टिकल 12 to 35 वी डील विद द फंडामेंटल राइट्स, एंड फंडामेंटल राइट से रिलेटेड तो आपको हर रोज कोई ना कोई न्यूज दिखती ही रहेगी। एंड जब जब फंडामेंटल राइट की बारी आएगी तो एक आर्टिकल हरदम आता रहेगा आपके पास, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 32, द कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जिसमें 5 तरीके के रिट इंट्रोड्यूस हो सकती हैं। क्यू वेरेंटो, सर्जरी, हेबस कॉर्पस, प्रोहिबिशन, मैंडेमस, ये 5 तरीके के रिट्स के नाम आप हर तीसरे या चौथे दिन कहीं ना कहीं देखेंगे। आर्टिकल 32 द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड इसके लिए सबसे ज्यादा टाइम भी लगने वाला है हमें पे फंडामेंटल राइट्स, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। एंड स्पेसिफिकली कई बार तो यह भी हुआ है कि आर्टिकल 25, 28 जो रिलीजियस अफेयर्स के आर्टिकल्स हैं उससे बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछा गया है।
ओके एंड सो फंडामेंटल राइट्स जैसे ट्रिपल तलाक जो लेटेस्ट था हमारे पास, उस पर आया रिलीजियस अफेयर्स वाला। तो इस तरीके से आपको कनेक्ट कर कर चलना पड़ेगा। फंडामेंटल राइट्स के लिए थोड़ा सा हम टाइम भी लेंगे, एटलीस्ट 2 लेक्चर्स चाहिए होंगे, बिकॉज इसमें से इन्फर्ड क्वेश्चन भी कई बार आ जाते हैं। जैसे आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल जस्टिस टू द लॉ, एक पॉजिटिव एब्स्ट्रैक्ट है, एक नेगेटिव एब्स्ट्रैक्ट है, तो वो आपको अब साथ साथ करना है। एंड उसका आर्टिकल 14 का जो सेकंड एब्स्ट्रैक्ट है इक्वल जस्टिस, उसे से रिजर्वेशन निकल कर आया है। जो रिजर्वेशन अभी भी न्यूज में चल रहा है, ओबीसी को 27% सीट रिजर्व करी गई है फॉर इन द मेडिकल कॉलेजेस। तो आपको यूं अब रिजर्वेशन मराठास की न्यूज चल रही थी तो डायरेक्टली आपके माइंड में आर्टिकल 16 क्लॉज 4 ये आ जाना चाहिए कि 16 क्लॉज 4 में रिजर्वेशन का प्रोविजन दिया गया था। एंड उसके बाद प्रमोशंस के लिए नागराज केस आया 2006 में, जिसमें कहा गया कि SC STs को प्रमोशंस में भी रिजर्वेशन दिया जाएगा, प्रोवाइडेड आर्टिकल 335 एफिशिएंसी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन वो हैम्पर ना हो। उसके अगर वो हैम्पर नहीं हो रही तो यू कैन गो विद द रिजर्वेशन इन द प्रमोशंस ऑल्सो, बट एज इन द मंडल केस 50% से ऊपर रिजर्वेशन नहीं जाएगा। एंड अब जैसे रिजर्वेशन की बात आ रही है तो आपके दिमाग में आए एकदम से कि 103rd अमेंडमेंट जो लेटेस्ट अमेंडमेंट हुआ था, जिसमें EBC इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेस के लिए 10% रिजर्वेशन रखा गया था। एंड आवर लेटेस्ट अमेंडमेंट इज 104 जिसमें SC ST के रिजर्वेशन को 10 साल के लिए 2020 से 2030 के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। सो टिल नाउ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन अमेंडेड 104 टाइम्स, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। नेक्स्ट है DPSP। अब DPSP थोड़ी सी सिंपल है, जिसमें सोशलिस्ट, गांधीयन, लिबरल, हमें वो वाले इसमें पार्ट को हम डिस्कस करेंगे। बट अगर फंडामेंटल राइट्स बिल्कुल क्लियर हो गया है तो आपको DPSP बिल्कुल आराम से क्लियर होगा। इस पे कई बार बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं कि भाई फंडामेंटल राइट्स जस्टिशिएबल हैं, आप कोर्ट में जा सकते हैं अगर आपका वायलेट हो गया, बट DPSP अगर आपका वायलेट हो गया दे आर नॉट जस्टिशिएबल, आप इसमें कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। बट कुछ उसके अंदर भी आर्टिकल 39BC लाइक कुछ एक्सेप्शंस दिए हुए हैं एंड वो स्टेटमेंट्स के साथ खेलते हैं। इसमें मैं आपको एक क्विक सी स्टेटमेंट देता हूं। कई बार एक क्वेश्चन आया था एक बार CDS में, फंडामेंटल राइट विल ऑलवेज प्रीसीड DPSP। दैट मींस कि ये स्टेटमेंट कह रहा है कि फंडामेंटल राइट हरदम DPSP से ऊपर रहेंगे। एंड यहां पर एक वर्ड जोड़ दिया, एंड UPSC में सारा एक वर्ड का ही गेम होता है, विल ऑलवेज। विल मतलब हरदम, तो वो स्टेटमेंट रॉन्ग होगी, क्योंकि आर्टिकल 39B एंड C अगर उसको यूज कर कर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, अगर वो यूज कर कर पार्लियामेंट एक लॉ लेके आ रही है और वो आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 इसको वायलेट भी कर रहा है, अगर वो जैसे नेशनलाइजेशन ऑफ द बैंक, बहुत सारी चीजें आएंगी मैं डिस्कस करूंगा उसमें टॉपिक आने पर, तो अगर 14 और 19 यहां पर वायलेट भी हो रहा है तो DPSP ऊपर माना जाएगा। सो अगर मैं प्रायोरिटी कहूं तो फर्स्ट इज अ फंडामेंटल राइट एक्सेप्ट 14 एंड 19, नेक्स्ट इज DPSP आर्टिकल 39B एंड C। सो ये वर्ड किससे खिल गया? विल से। फंडामेंटल राइट विल ऑलवेज, विल अगर नहीं आता, लिखा आता कि विल प्रीसीड तो राइट होता, बट विल जोड़ दिया तो ये रॉन्ग होगा, क्योंकि 39BC एक एक्सेप्शन यहां पर आ गया। इस तरीके से आपको चीजों को कनेक्ट करके चलना पड़ेगा कि आपका माइंड ओपन रहे, एंड ओपन रहेगा तो मैं स्टिल एक ही चीज कह रहा हूं, वॉरियर की तरह एक गोली से 2 भी नहीं, कई बार तो 3 शिकार होंगे। करंट अफेयर्स, डिफेंस, पॉलिटी सब साथ साथ चलेगा। नेक्स्ट इज फंडामेंटल ड्यूटीज। ये डायरेक्टली 51A, ये डायरेक्ट रेक्टिफिकेशन होगा कि कौन कौन सी फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे पास हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली। देन इज यूनियन एग्जीक्यूटिव, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब यहां से प्रेसिडेंट सबसे बड़ा टॉपिक है, जहां से एक क्वेश्चन पक्का आपको दिखेगा। प्रेसिडेंट के बारे में सब कुछ आपको करना पड़ेगा, एग्जीक्यूटिव पावर, लेजिस्लेटिव पावर, जुडिशियल पावर, डिप्लोमेटिक पावर, एंड ही इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ ऑल द 3 फोर्सेस, आपको पता होना चाहिए। तो यहां पर प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, एंड ऑन द सेम लाइंस इन द स्टेट, Prime Minister is Chief Minister, President and the Governor, but there is no post of Vice Governor in the state, and then the Council of Ministers and the higher law officer, सरकार का वकील, एक तरीके से यूनियन गवर्नमेंट का वकील, अटॉर्नी जनरल, एंड ऑन द सेम लाइंस इन द स्टेट एडवोकेट जनरल। वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में आ गया। तो यूनियन एग्जीक्यूटिव
में से प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर बहुत छोटा सा टॉपिक है, ये आपको इजीली आ जाएगा, बट प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के लिए आपको ढंग से करना पड़ेगा। अब प्राइम मिनिस्टर से कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता, इनडायरेक्ट आ जाता है। लाइक यूपीएससी में सिविल सर्विस में क्वेश्चन आया कि इफ बजट इज नॉट पास्ड इन द पार्लियामेंट व्हाट विल हैपन। बजट अगर पास नहीं हुआ तो क्या होगा। तो अब यहां पर एक से उन्होंने दो दिमाग आपके चेक कर लिए। फर्स्ट, पहले यह बताओ कि बजट इज अ मनी बिल। मनी बिल विल बी इंट्रोड्यूस ओनली इन द लोकसभा। मनी बिल कहां पर इंट्रोड्यूस होता है? खाली लोकसभा में। लोकसभा में कौन बैठा है? जिसकी सरकार बनी हुई है। सरकार बनी हुई है, अगर उनकी सरकार अपना ही बिल नहीं पास कर पा रही, दैट मीन्स लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, दैट मीन्स नो कॉन्फिडेंस मोशन। उनकी सरकार अपना ही बिल पास नहीं कर पा रही, एंड अपना बिल नहीं पास कर पा रही, कॉन्फिडेंस शो नहीं होगा, प्राइम मिनिस्टर विल रिजाइन। ओके, अब यहां से मनी बिल जुड़ गया, बजट जुड़ गया। ये पता हो कि वो लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस होगा, राज्यसभा में खाली डिस्कशन के लिए जाएगा, दैट टू फॉर द 14 डेज। उनकी हां में भी हां है, ना में भी हां है। ओके, अब ये पता होगा तो आप डायरेक्टली आंसर दे सकते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर में कई बार इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं। लाइक प्रेसिडेंट में एक बार क्वेश्चन मेंस में आया था यूपीएससी में, इंडियन प्रेसिडेंट पॉकेट इज हेवियर देन दैट ऑफ यूएस। अब इसको प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन बना सकते हैं हम, सीडीएस में भी क्वेश्चन। पॉकेट का मतलब पॉकेट विटो, जैसे ज्ञानी जैल सिंह ने यूज किया था इंडियन पोस्टल बिल पर। अब यहां पर राष्ट्रपति के पास पावर है कि वो अपनी पॉकेट में बिल को रख ले, इसलिए उसका नाम पड़ा पॉकेट विटो। एंड उसमें कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं है कि कितने टाइम के अंदर उस बिल को उसको रिकंसिडरेशन के लिए वापस भेजना है। दैट मीन्स यूएस में क्या है, कुछ टाइम फ्रेम है, उस टाइम के अंदर भेजना है। तो दैट इज वाई वी से द इंडियन प्रेसिडेंट्स पॉकेट इज हेवियर देन दैट ऑफ यूएस प्रेसिडेंट। सो इस तरीके से चीजों को कनेक्ट करना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज द पार्लियामेंट। अब पार्लियामेंट थोड़ा सा बहुत लंबा टॉपिक है, लोकसभा, राज्यसभा यहां पर, एंड जितने भी एडजर्नमेंट मोशन हो गए यहां पर, जितने भी हमारे पास यहां पे कीवर्ड्स आएंगे, कुछ एडजर्न करना हाउस को, दैट मीन एडजर्न में टाइम बताया गया, इतने टाइम बाद मिलना है। ठीक है, एडजर्न सिने डाई, बिना डेट बताए स्पीकर चले गए कि कब मिलना है कब नहीं मिलना है, नहीं बताया। प्रोरगेशन मिला गया यहां पर, नो कॉन्फिडेंस मोशन, सेंसर मोशन। तो ये सारी टर्मिनोलॉजीज हम पार्लियामेंट में अच्छे तरीके से करेंगे। पार्लियामेंट थोड़ा सा डीप टॉपिक है देन द फंडामेंटल राइट्स ऑल्सो, बिकॉज यहां पर टर्मिनोलॉजीज बहुत आएंगी, एंड आपको वो साथ के साथ न्यूज़पेपर जब पढ़ोगे तो हर रोज देखने के लिए मिलेगी। जैसे हमारे तीन, इसके लिए कोड वर्ड बता देता हूं, बीएमडब्ल्यू आपने पता ही होगा सबको, गाड़ी। बजट सेशन, मॉनसून सेशन एंड द विंटर सेशन। मॉनसून सेशन अभी चल रहा है, बजट सेशन सबसे बड़ा होता है, विंटर सेशन सबसे छोटा होता है। ठीक है, तो अब मॉनसून सेशन जैसे चल रहा है, तो जब लास्ट डे होगा तो यहां पर स्पीकर एडजर्न सिनेडाई कर देगा। एडजर्न सिनेडाई मतलब ये नहीं बताया गया कि दोबारा कब मिलना है। अब डेली आप करते हैं, जब वो लड़ाई करते हैं एमपीज, तो स्पीकर करता है एडजर्न करता है एडजर्न टिल 2 o'clock 4 o'clock, 4 बजे मिलेंगे, 2 बजे मिलेंगे। सिनेडाई का मतलब है कि अब डेट और टाइम नहीं बताया गया है। प्रोरगेशन का मतलब है खत्म ही कर दिया। क्लियर? सो इस तरीके स्टेट एग्जीक्यूटिव ऑन द सेम लाइंस ऑफ द यूनियन एग्जीक्यूटिव, वहां पर प्रेसिडेंट था, यहां पर हम गवर्नर करेंगे, यहां पर चीफ मिनिस्टर करेंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर करेंगे। अब चीफ मिनिस्टर जैसे ही दिमाग में आएगा तो लेटेस्ट अभी आपको पता होगा आर्टिकल 164 क्लॉज 4 चीफ मिनिस्टर का अभी उत्तराखंड में यूज हुआ है लेटेस्ट। अब इस तरीके से इसको कनेक्ट करना है। आर्टिकल 164 क्लॉज 4 सेज दैट कि कोई भी बंदा मैक्सिमम 6 महीने के लिए एमपी बन सकता है या एमएलए बन सकता है, मिनिस्टर बन सकता है इन शॉर्ट, बट विद इन 6 मंथ उसको इलेक्ट होकर दिखाना पड़ेगा। ऑन द सेम लाइंस ऑफ दीदी इन वेस्ट बंगाल, दीदी इलेक्शंस हारी, बट अभी उनको 6 मंथ के अंदर जीतना पड़ेगा एंड एमएलए का टैग लेना पड़ेगा। अब यहां पर आपके दिमाग में आएगा कि योगी जी कैसे आए। योगी जी इसलिए आए क्योंकि 6 स्टेट में मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स भी हैं, जो बड़े स्टेट्स हैं, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, इनमें लेजिस्लेटिव काउंसिल भी हैं। वहां पर जीतना बहुत आसान है ऑन द सेम लाइंस ऑफ राज्यसभा। ओके, अगर आपकी वहां पे ऑलरेडी सरकार है तो आपके लिए जीतना बहुत ही वैसे भी बहुत सिंपल हो जाता है। सो लेजिस्लेटिव काउंसिल से आए। अब यहां पर जो धामी जी थे वो ऑलरेडी एमपी भी थे, ठीक है, बट अब स्टेट में चीफ मिनिस्टर है तो उन्हें एमएलए बनना पड़ेगा 6 महीने के अंदर। बट जब उन्होंने देखा कि कोविड के कारण एक तो इलेक्शंस भी कंडक्ट नहीं करे जा सकते, एंड प्लस उनको इंटरनल जो इंफॉर्मेशन मिल गई थी कि शायद वो हार रहे हैं वहां से, तो इसलिए इज्जत बेइज्जती के इशू के कारण बीजेपी ने उन्हें ऑलरेडी पहले ही बाहर कर लिया।
एंड सो दैट वो एक एमपी तो रहे, नहीं तो एमएलए अगर वो हार जाते तो बहुत बड़ी बेइज्जती होती वहां पर, एंड इसलिए उन्होंने चीफ मिनिस्टर को चेंज कर दिया। सो इन शॉर्ट आपके दिमाग में ये हो 164 क्लॉज 4। अब यहां पर धामी जी ने एक और दिमाग लगाया कि कहा कि अगर 3 दिन पहले मैं हट जाऊं एंड दोबारा फिर बन जाऊं 6 महीने के लिए, तो इसके लिए फिर आप जुडिशरी पे पहुंच जाएंगे। जुडिशरी का एक केस है जिस केस में बताया गया है कि आप ये नहीं कर सकते हैं, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। तो आपको इस तरीके से चीजें कनेक्ट कर देनी है। 164 क्लॉज 4 से स्टेट एग्जीक्यूटिव आया, चीफ मिनिस्टर कनेक्ट हुआ, करंट में 6 मंथ्स का कॉन्सेप्ट चेंज हो गया यहां पर। सो दिस इज हाउ यू शुड कनेक्ट द थिंग्स। नेक्स्ट इज यूनियन टेरिटरीज। अभी हमारे पास 8 हैं यूनियन टेरिटरीज। अभी रिसेंट जम्मू कश्मीर एंड द लद्दाख। लद्दाख में हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट अभी क्या कहते हैं, चाइना वाला जो अभी रिवॉल्व चल रहा है, आपको अब इसको चीजों को अपने डिफेंस वाले पार्ट से भी जोड़ना है, बिकॉज यहां पर हर रोज कुछ एरियाज के नाम आते हैं जहां पर फेस टू फेस वहां पर लड़ाई चल रही है। जैसे लास्ट टाइम गलवान आया था, अब गलवान को आपको बहुत अच्छे तरीके से ज्योग्राफी से जोड़ लेना है कि उसके पास से कोई रिवर तो नहीं आ रही। यहां पर नुब्रा वैली है जहां पर एक बहुत कैमल्स बहुत फेमस हैं। तो लद्दाख को अब अगर न्यूज में चल रहा है तो इसे ज्योग्राफिकल भी कनेक्ट कर दें कि वहां पर कोई नेशनल पार्क तो नहीं है फेमस, जो भी हो वहां की कोई रिवर तो फेमस नहीं है, तो उसको करंट टॉपिक के साथ कनेक्ट कर दें, क्योंकि चाइना और इंडिया का स्टैंड ऑफ डेली वहां भी न्यूज में चल रहा है, तो आपको वो चीजें पता हो। यूनियन टेरिटरी का टॉपिक बहुत छोटा सा है, उसमें अभी जस्ट आपको माइन्यूट चीजें दिल्ली और पुडुचेरी के लिए पढ़नी है। जैसे दिल्ली में भी रिसेंट जो बिल आया था, जो भी एक्ट भी बन चुका है कि दिल्ली गवर्नमेंट मींस द गवर्नर, द लेफ्टिनेंट गवर्नर, तो यहां पर आपको पता हो। जैसे लक्षद्वीप, वहां पर अभी न्यू लॉज लेकर आए, न्यू गाइडलाइंस लेकर आए, जो वहां की एसटी पॉपुलेशन, लक्षद्वीप में सबसे हाईएस्ट एसटी पॉपुलेशन है, एंड सुन्नी मुस्लिम्स, उनके रिलीजियस अफेयर्स में इंटरफेरेंस मानी जा रही थी, तो वहां पर इसको आप टॉपिक को करंट अफेयर्स के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, यूनियन टेरिटरी के टॉपिक के साथ। नेक्स्ट इज लोकल गवर्नमेंट, पंचायत, म्युनिसिपैलिटीज। अब यहां पर आपको बताता हूं, ये पार्ट 9 में था पंचायत, 9A में था हमारे पास म्युनिसिपैलिटीज, बट 9B में 97th अमेंडमेंट 2012 में ऐड करा गया कोऑपरेटिव सोसाइटीज। कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होता है, पहले इसके बारे में पता हो कि 1904 से इसकी हिस्ट्री स्टार्ट हो गई थी। कुछ बंदे 10 या 10 से ज्यादा वो मिलते हैं, अपने अपने पैसे जोड़ते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं एंड एक कोऑपरेटिव सोसाइटी स्टार्ट कर देते हैं। ओके, इसका बेस्ट एग्जांपल बहुत टाइम से चल रहा है इंडियन कॉफी हाउस, अमूल। तो ये स्टेट के भी हो सकते हैं एंड कुछ यूनियन के भी हो सकते हैं। इसके लिए अभी स्पेशली मिनिस्ट्री बनाई गई, अमित शाह जी को मिनिस्टर बनाया गया इसका। ओके, ये लास्ट बजट में एक अनाउंसमेंट हो गई थी कि यहां पर ये मिनिस्ट्री बनाने जा रहे हैं। तो अब कोऑपरेटिव सोसाइटी की हिस्ट्री पता हो, कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है ये पता हो। अब उसके बाद यहां पर स्टेट के पास भी पावर है, सेंटर के पास भी पावर है। तो यहां पर अभी मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया भी था कि अभी इस अमेंडमेंट को नलीफाई करने की कोशिश करी जा रही है, क्योंकि यहां पर जो अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें अगर फेडरल स्ट्रक्चर को कुछ फर्क पड़ रहा है तो आपको हाफ ऑफ द स्टेट से रेटिफिकेशन लेनी पड़ती है, 15 स्टेट्स को रेटिफाई करना पड़ेगा। बट 97th अमेंडमेंट 2012 में स्टेट से रेटिफिकेशन नहीं ली गई। स्टेट के पास 7th शेड्यूल में, जहां हमारे पास 3 तरह की लिस्ट होती है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में यहां पर सेक्शन एंट्री नंबर 32 पावर देती है स्टेट के पास टू मेक कोऑपरेटिव सोसाइटी, टू मैनेज द कोऑपरेटिव सोसाइटी, बट देयर रेटिफिकेशन हैज नॉट बीन टेकन। यहां पर उनकी रेटिफिकेशन नहीं ली गई एंड इसलिए इसको अब नलीफाई करने की कोशिश की जा रही है। तो दिस इज हाउ यू कनेक्ट कि 9B कोऑपरेटिव सोसाइटी पढ़ते ही करंट के साथ जोड़ दिया 97th अमेंडमेंट। जब 97th अमेंडमेंट से जोड़ोगे तो दिमाग में आएगा कि रेटिफिकेशन का क्या प्रोसेस है। वहां से क्या आएगा, आर्टिकल 368 अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करते कैसे हैं। फिर वहां से दिमाग में आएगा KBC केस, कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड तो कर लोगे बट बेसिक स्ट्रक्चर को हिलाने की कोशिश नहीं की जाएगी। ये हमारे पास डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर जो है KBC केस में आया था। इसका बेस्ट एग्जांपल 99th अमेंडमेंट एक्ट, जिसमें हमारे पास NJAC आया गया, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए एक कमीशन बनाया जाए जिसमें एग्जीक्यूटिव लॉ मिनिस्टर भी बैठेगा। बट यहां पर जुडिशरी ने कहा कि आप इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को
हैम्पर कर रहे हो, तो इसलिए बेसिक स्ट्रक्चर को हैम्पर कर रहे हो, इसलिए 99th अमेंडमेंट को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया गया। दिस इज हाउ यू शुड कनेक्ट द थिंग्स एंड यू हैव टू कनेक्ट थिंग्स। स्पेशल एरियाज, स्पेशल शेड्यूल्ड एरियाज जैसे असम, मेघालय, इन वाले उसमें एरियाज में आ गए। 5th शेड्यूल, 6th शेड्यूल। अब ये स्पेशल एरियाज में जैसे मैंने आपको लास्ट बार बताया था, असम और मिजोरम में अभी जो बॉर्डर के पीछे डिस्प्यूट चल रही है, वो आपको पता हो कि कौन से अकॉर्ड्स हैं वहां पर जिसके कारण लड़ाई चल रही है। इनर लाइन परमिट हो, जैसे अरुणाचल ने अभी पहले कुछ रूल बना दिया था कि जिनके पास जो वैक्सीनेटेड होंगे वही हमारे स्टेट में आ सकते हैं, तो ऐसे वो स्पेसिफिकली रूल्स बना दिए। बट जब कोर्ट ने कहा कि अगर आप RT-PCR नेगेटिव लेके जा रहे हैं तो आप जा सकते हैं वहां पर। सो लाइक दिस आपको न्यूज़पेपर से कनेक्ट करना है इस एरिया को, शेड्यूल्ड एरियाज को। देन सेंटर स्टेट रिलेशन, ये तो आपको हर रोज पेपर में दिखेंगे और मिस्टर केजरीवाल तो आपको हर रोज मौका देंगे इस चीज को पढ़ने के लिए, क्योंकि हर रोज दिल्ली की लड़ाई होती है, कोई ना कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन सामने आ जाता है। कभी छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर रमन सिंह वो लड़ाई करते हैं, तो यहां पर सेंटर स्टेट के क्या रिलेशन चलते हैं। ऑल्दो हमें पता है कि सेंटर ऑलवेज प्रिवेल, सेंटर हरदम ऊपर रह रहा है, बट यहां से आपको डेली जो भी डे टू डे बेसिस पे यहां पर डिस्प्यूट्स चल रही हैं, सेंटर और स्टेट की डिस्प्यूट्स कह लो, आप इसे कह लो कि दोनों स्टेट्स की एक थिंकिंग प्रोसेस अलग चल रही है। जहां पर बीजेपी रूल्ड है, कांग्रेस रूल्ड है, वहां से इन चीजों को आप बेस्ट पढ़ पाएंगे। एंड इसके लिए लेटेस्ट आप फिनांस कमीशन भी मैं आपको बता देता हूं। जैसे फिनांस कमीशन डिसाइड करता है कितना सेंटर से स्टेट के पास टैक्सेस जाएंगे, लाइक अभी 15th फिनांस कमीशन चल रहा है। सो दिस इज हाउ यू शुड डील विद दिस टॉपिक। नेक्स्ट, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमने अभी करा ही है। Article 368, which gives power and procedure to amend the constitution without affecting the basic structure, which has been enriched by the KBC case 1973, केशव नंदा भारती केस। एंड बेसिक डॉक्ट्रिन में क्या क्या आएगा वो जुडिशरी ऐड करता जाएगा टाइम टू टाइम। तो 368 में एक हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट डायरेक्ट कर सकते हैं, दैट इज एब्सोल्यूट मेजॉरिटी प्लस 2/3 ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एट वोटिंग। Second, if it is affecting the federal structure, then you need the ratification of half of the states, 15 states, which has not been taken in the case of cooperative society. That is why now Justice Joseph is in favor of nullifying the cooperative society clause. And अगर वो हो गया तो 97th amendment हट जाएगा, 9B हट जाएगा, आर्टिकल 19(1) क्लॉज C हट जाएगा, आर्टिकल 43B DPSP में हट जाएगा, तीनों से जगह से हट जाएगा वो। नेक्स्ट इज द इमरजेंसी प्रोविजन। इमरजेंसी प्रोविजन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास। 352, 356, 360। इमरजेंसी में कई बार ट्रिक करने के लिए एक क्वेश्चन आता है कि जैसे आपने सैलेंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जब हम पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन कहां कहां से लिए हैं। उसमें सबसे मेन आएगा हमारे पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जहां से 75% कॉन्स्टिट्यूशन बोरो किया हुआ है। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 क्या कहता है कि इमरजेंसी एंड इट्स एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स तो हमने लिया है यहां से, बट यहां पर सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी, आपको पता है इमरजेंसी के टाइम पर फंडामेंटल राइट्स आपके वाइड हो जाते हैं, यहां पर सस्पेंड हो जाते हैं एक्सेप्ट 20 एंड 21। तो यहां पर जो ये फंडामेंटल राइट्स ये कहां से लिए हैं? जर्मनी, जिनको आज हमने इंडिया ने हॉकी में हराया है। ओके, तो ये हमने कहां से लिए हैं? जर्मनी से। कि कौन कौन से फंडामेंटल राइट उस टाइम पर हट जाएंगे, सस्पेंड हो जाएंगे। ओके, सो दिस इज द इमरजेंसी प्रोविजन। अभी 20 और 21 ही क्यों नहीं होते? इसके लिए जब हम केसेस करेंगे, जजमेंट्स करेंगे, तब आपको पता लगेगा कि राइट टू लाइफ आप नहीं छीन सकते हैं। नेक्स्ट इज कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। ये टॉपिक बहुत ही, जिसे ये अगेन द लॉ हैंगिंग फ्रूट है। ये बहुत आराम से आएगा आपके हाथ में, डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, बट इसमें थोड़ी ट्रिक जो हो सकती है वो ट्रिक ये हो सकती है कि वो अंदर मेंबर्स के बारे में पूछ लें कि इस कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे अभी सीबीआई के लिए लड़ाई हुई थी, सीबीआई के जो डायरेक्टर बने थे उसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने जो नाम दिए थे उसको नहीं माना गया। एंड यहां पर बीच में चीफ जस्टिस के डायरेक्टर के लिए 3 बंदे बैठते हैं, प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ ऑपोजिशन एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब लीडर ऑफ ऑपोजिशन पता कौन हो? जिसको 10% ऑफ द वोट्स मिलेंगी। इस टाइम नहीं मिली थी तो जो लार्जेस्ट पार्टी है उसको बना सकते हैं। ओके, सो यहां पर लीडर ऑफ ऑपोजिशन
जो थे वो किसी और फेवर में थे, प्राइम मिनिस्टर के दो जो कॉन्फिडेंट्स थे वो अलग थे, एंड चीफ जस्टिस ने यहां पर सबसे मेजर चीज कही कि प्रकाश सिंह जजमेंट जो पुलिस रिफॉर्म्स पे आई थी, इन्होंने कहा कि अगर किसी का टेन्योर 6 मंथ से कम का बचा हुआ है तो आप उसको किसी भी सिक्योरिटी एजेंसी सीबीआई, आईबी, रॉ उसका डायरेक्टर ना बनाएं। इसलिए जो दो कॉन्फिडेंस थे प्राइम मिनिस्टर के उन्हें हटा दिया गया, एंड जो चीफ जस्टिस जिसके फेवर में थे, जो कांग्रेस जिसके फेवर में थी, उनको सीबीआई का डायरेक्टर बनाया गया, महाराष्ट्र कैडर के ऑफिसर। ओके, सो आपको ये चीजें पता हो। इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार आ जाता है लाइक सेबी इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी और नॉट, तो यहां पर आपको पता हो कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज क्या होती हैं, वो बॉडी जिनका कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है। फॉर एग्जाम्पल अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल, सीएजी, यूपीएससी जो आपका पेपर कंडक्ट करने जा रहा है, यूपीएससी, नेशनल कमीशन फॉर एससी 338, नेशनल कमीशन फॉर एसटी 338A, अब लेटेस्ट नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास आर्टिकल 338B। एंड अब डीप में पूछना हो तो इस कमीशन में कितने मेंबर्स आएंगे, कितने नहीं आएंगे, सीएजी कैसे सिलेक्ट होगा, सीईसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर कैसे सिलेक्ट होगा। नेक्स्ट इज एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, जो ना तो स्टैट्यूटरी बॉडीज हैं ना कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहां पर आपके पास कई बार ये पूछ लेते हैं स्टैट्यूटरी बॉडीज, इनमें से कौन सी स्टैट्यूटरी बॉडीज हैं। स्टैट्यूटरी बॉडीज वो बॉडीज जो स्टैट्यूट बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट क्रिएट कर गई हैं। इसमें सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, चीफ विजिलेंस कमिश्नर, टी बोर्ड ऑफ इंडिया, कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया, ये कर सब क्या है, स्टैट्यूटरी बॉडीज। उसके बाद कुछ बॉडीज हैं जो एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन से पास हुई हैं। फॉर एग्जाम्पल उसका बेस्ट प्लानिंग कमीशन नेहरू जी के टाइम पर, जिसको नाम चेंज कर दिया गया नीति आयोग, एंड फर्दर नीति आयोग ने 2017 में जो बजट में प्लान एक्सपेंडिचर और नॉन प्लान आता था, प्लान और नॉन प्लान को भी हटा दिया। तो जो एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन है वो कभी भी चेंज करा जा सकता है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल है उसे कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करके ही आप उसे चेंज कर सकते हैं। इसलिए बहुत इजीली नीति आयोग कर दिया गया प्लानिंग कमीशन को। लास्ट इज द इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स, वो तो मैं आपको साथ के साथ जो भी आप टॉपिक कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप रिजर्वेशन का कर रहे हैं तो 104th अमेंडमेंट एक्ट अभी जो आया है, जिसमें 10 साल के लिए SC ST के लिए रिजर्वेशन बढ़ा दिया है, प्लस एंग्लो इंडियन, जो 2 एंग्लो इंडियन आते थे हमारे पास, उनको हटा दिया गया है। अब 2 एंग्लो इंडियन हटाए हैं तो क्या पता वो एंग्लो इंडियन की डेफिनेशन पूछ लें, जिनके मेल प्रोजिनेटर मेल साइड से ब्रिटेन के थे। इसको अगर बिल्कुल देसी भाषा में बताऊं तो उस टाइम पर जो अंग्रेजों ने यहाँ की लोकल वुमेन से शादी करी वो खाली वेस्ट बंगाल में ही थोड़े बहुत बच्चे हैं, या थोड़े बहुत उसमें केरला में थे। केरला में तो पॉपुलेशन बहुत कम हो गई है उनकी, बस अभी वेस्ट बंगाल में। तो अभी यहाँ पर प्रेसिडेंट के पास पावर थी कि अगर उनकी रिप्रेजेंटेशन ढंग से नहीं हो रही है तो 2 एंग्लो इंडियन को लोकसभा में लाया जाए, एंड वो 6 मंथ के अंदर किसी पार्टी को भी ज्वाइन कर सकते थे, बट अब एंग्लो इंडियन को हटा दिया गया। सो अराउंड 22 to 23 आवर्स हम लेंगे पूरे पॉलिटी को खत्म करने के लिए, सो दैट पॉलिटी का कोई भी क्वेश्चन आए, 10 क्वेश्चन आए तो 10 में से 10 ठीक हो, 20 आए 20 में से 20 ठीक हो, एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। बट अगेन एंड अगेन सेइंग राइट फ्रॉम द फर्स्ट लेक्चर, जो मैंने हाउ टू ज्वाइन आर्मी वाला एक लेक्चर आपको दिया था, प्लीज मेक श्योर जिसका भी पैशन है, जिसको भी लगता है कि वो इस वे ऑफ लाइफ के लिए तैयार है, मेंटली तैयार है, फिजिकली टफ है, वही इस बैच में आना। अदरवाइज आप प्लीज अपनी मेहनत कहीं और लगा लेना, इस बैच में मत आना। मैं अभी भी बता रहा हूं, नवंबर 13 तक भी जिसको लग रहा है कि नहीं दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी, डोंट कम, बिकॉज इसमें एक अलग फिजिकल मेंटल लेवल, डिसिप्लिन, स्ट्रेटेजी सब कुछ चाहिए होगा। ये तो है नहीं कि आपने पेपर क्लियर कर लिया दैट्स ऑल, उसके बाद 5 दिन SSB होगी जहां आपकी पूरी पर्सनैलिटी सामने आ जाएगी। एंड इवन आफ्टर क्लियरिंग द SSB ऑल्सो एकेडमी में भी वही सस्टेन कर पाएगा जो मेंटली फिजिकली टफ होगा, वेल डिसिप्लिन्ड होगा। सो मेक श्योर आप इस चीज से पहले, तैयारी करने से पहले दोबारा एक बार सोच लें। एंड माई सेकेंड एडवाइस, जस्ट कनेक्ट द थिंग्स। आपको हर चीज, जैसे मैंने अभी इस टॉपिक में ही आपको बता दिया है, कनेक्ट कैसे करना है। एंड थर्ड इज बी अ वॉरियर, not a warrior. So that's all from my side in today's lecture. हम जल्दी ही इंडियन पॉलिटी वाले पार्ट को स्टार्ट करेंगे। जय हिंद टू ऑल।